बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। GNN की इस खुसूसी ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं सलमान हसन और कल आदादो शुमार पेश होने जा रहे हैं जिसे हम बजट के नाम से जानते हैं। और हर साल की तरह इस साल भी उम्मीदें इससे यही वाबस्ता हैं कि शायद इस दफ़ा ये बजट गरीबों के लिए बजट हो, लेकिन जब भी बजट आता है तो उसके बाद गरीबों की जानिब से दुहाई दी जाती है। आज इक़्तिसादी सर्वे रिपोर्ट जो है वो वज़ीर आज़म को पेश कर दी गई है और उसमें क्या आदादो शुमार सामने आए हैं बजट आने से पहले, ये पहले हम ज़रा मालूमात हासिल करते हैं। GNN के नुमाइंदे आतिफ़ भट्ट ने हमें ज्वाइन किया है। आतिफ़, बताइएगा कि जी क्या आदादो शुमार सामने आए हैं इक़्तिसादी सर्वे रिपोर्ट को लेके? जी, वज़ीर आज़म इमरान खान से मुशीर ख़ज़ाना ने मुलाकात की है और इक़्तिसादी सर्वे बराए माली साल 2019-20 जो है वो वज़ीर आज़म को पेश किया है। इक़्तिसादी सर्वे के मुताबिक कोरोना वायरस के बायस एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरर और मुतअद्दिद शोबों में कमी वाक़ हुई है। रवा माली साल सनदी शोबे की पैदावारी ग्रोथ -2.6% रही। रवा माली साल ज़री शोबे में ग्रोथ का हदफ जो था वो 3.5% मुकर्रर किया गया था। ज़री शोबे की ग्रोथ जो है सिर्फ 2.7% रही है। ताहम ये भी बताया गया है कि रवा माली साल तमाम बड़ी फसलों की पैदावार में कमी जो है वो रिकॉर्ड हुई है। बड़ी फसलों की ग्रोथ का हदफ 3.5% के मुकाबले में सिर्फ 2.9% रहा है। कपास की पैदावार में 4.6% जो कमी है वो रिकॉर्ड की गई है। लाइव स्टॉक शोबे में ग्रोथ का हदफ सिर्फ 2.6% रहा है और इसका हदफ 3.7% मुकर्रर किया गया था। फिशरीज की पैदावारी ग्रोथ जो थी वो 4% मुकर्रर की गई, लेकिन उसकी जो ग्रोथ हुई वो सिर्फ 0.6% रही। सनती शोबे का जो पैदावारी हदफ था वो 2.3% मुकर्रर किया गया था और इसके मुकाबले में उसकी जो ग्रोथ है वो -2.6% रही है। माइनिंग के शोबे में जो ग्रोथ थी 2% जो है वो 2% मुकर्रर की गई थी, लेकिन उसका जो ग्रोथ हुई है वो -8.8% हुई है। इसी तरह रवा माली साल मैन्युफैक्चरिंग का पैदावारी हदफ जो है वो 2.5% था और इसका जो पैदावारी हदफ है वो -5.6% जो है वो रिकॉर्ड हुआ है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चर जो है उसके शोबे में जो हदफ था वो -7.8% रहा है। ये तमाम तर तफसीलात जो है वो इक़्तिसादी सर्वे में पेश की गई और बयान की गई हैं जो वज़ीर आज़म इमरान खान को इक़्तिसादी सर्वे पेश किया गया है। ठीक है आतिफ़ भट्ट, बहुत शुक्रिया, आप हमसे बात कर रहे थे। और जैसे कि आतिफ़ ने भी बताया कि जो अहदाफ रखे गए थे वो किसी भी, अगर हम शोबे की बात करें तो अहदाफ पूरे होते नहीं दिखाई दिए हैं। अब देखना यह है कि बजट में, आने वाले बजट में जो कल पेश किया जा रहा है उसमें जो अहदाफ रखे जाते हैं वो किस तरह से पूरे होते हैं। और ऐसे दौर में, ऐसे ज़माने में जब पूरी दुनिया और पाकिस्तान कोरोना जैसी मोहलिक वबा से लड़ रहा है, तो उसमें बजट किस तरह से पेश किया जाएगा और क्या कुछ लेकर आएगा, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन जो इक़्तिसादी सर्वे सामने आया है इस पर हम पहले रद्द-ए-अमल ले लेते हैं। चेयरमैन काटी यानी कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज़ उमर रेहान साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनकी जानिब चलते हैं। उमर रेहान साहब, जो अभी हमारे जो कॉरेस्पॉन्डेंट हैं उन्होंने बताया इक़्तिसादी सर्वे में जो बातें सामने आई हैं, जो भी जिस शोबे की भी हम बात करें, जो अहदाफ रखे गए थे वो अहदाफ पूरे नहीं हो सके हैं, तो आगे फिर हम क्या उम्मीद रखें अगर माजी पे नज़र डालें? इसकी बुनियादी वजह आपको क्या दिखाई दे रही है? जी, अस्सलाम वालेकुम। देखें जी, सबसे पहले तो मैं तो यही समझता हूँ कि ये सारा कुछ कोरोना के खाते में डाल दिया इन्होंने, क्योंकि टारगेट तो इनके पहले भी पूरे नहीं हो रहे थे। तो अब जो है इनके पास एक अपॉर्चुनिटी आ गई है कोरोना वायरस, तो उसके ऊपर सारा कुछ डाल दिया गया है। तो ये देखें, ये अगले टारगेट भी रखेंगे, इनके पूरे नहीं होंगे। इनको ऐसे टारगेट रखने नहीं चाहिए जो ये पूरे नहीं कर सकते। हमने इनको जो पहले से ही हुकूमत को कई दफ़ा हमने ये बात बताई कि आप इंडस्ट्री को सीरियसली ले नहीं रहे। इंडस्ट्री के मामलात, ये कोरोना आने से पुरानी बातें हैं, कोरोना आने से पहले की बातें हैं कि इंडस्ट्री जो है वो आप उसकी तरफ तवज्जो दें ताकि जो एक्सपोर्ट्स हमारी बढ़ सकें, ताकि हमारी जो लोकल इंडस्ट्री है वो तरक्की कर सके। लेकिन उस पर खातर खा काम नहीं हुआ, जिसकी वजह से जो है इनके टारगेट्स पूरे नहीं होंगे। उमर साहब, क्या स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो क्या आप समझते हैं कि इंडस्ट्री में ऐसा क्या कुछ नहीं होता? क्योंकि जब से ज़ाहिर है कोरोना का मसला आया 3-4 माह से तो हम देख रहे हैं कि इंडस्ट्री जो है वो बहरान का शिकार है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो वहाँ पर नुकसान आते हैं। हम एक्सपोर्ट की बात करें, हम टेक्सटाइल की बात करें तो हर जगह नुकसान तो हुए हैं। लेकिन ये जो पिछले 2 से 3 माह गुजरे हैं उसकी हम बात कर रहे हैं, उससे पहले क्या स्पेसिफिक्स थे जो कि पूरे नहीं हो सके, जो मुतालबात किए जा रहे थे? हम इनको ये कहते थे कि आप पूरे मुल्क में यकसा निज़ाम लाएं टैक्स का। आपने मुख्तलिफ सेक्टर्स को सब्सिडीज दी हुई हैं, मुख्तलिफ सेक्टर को आपने जो है वो एग्जाम्पशंस दी हुई हैं, टैक्सों की छूटें दी हुई हैं।
तो आपके खजाने कैसे पूरे होंगे जब आप एक बंदे से 10 रुपए का टैक्स ले रहे हैं, उसके बरक्स आप दूसरे बंदे से उसी फील्ड में 6 रुपए का टैक्स ले रहे हैं, तो इसका मतलब है हुकूमत अपने टैक्स का नुकसान कर रही है। तो आप ये भी समझते हैं कि किसी दौर में SRO माफिया हमारे मुल्क में बड़ा सरगर्म था कि रातों रात SRO निकलते थे और वो टैक्सों की छूट मिल जाती थी। तो आज भी हम ये मुतालबा करते हैं हुकूमत पाकिस्तान से कि इस तरह के जितने भी सब्सिडीज उन्होंने जितने भी सेक्टरों को दे रखी हैं या एग्जम्पशंस दे रखी हैं, उनको आप खत्म करेंगे तो आपके ये कलेक्शन के टारगेट पूरे होंगे। उनको खत्म किए बगैर आपके कलेक्शन के टारगेट पूरे नहीं होंगे। लेकिन आप नहीं समझते कि अहदाफ जो हैं वो तो रखे जाते हैं हुकूमतों की जानिब से, लेकिन इतनी बड़ी एक वबा आ गई, एक इतना बड़ा एक अलमिया हो गया पूरी दुनिया के साथ, सिर्फ पाकिस्तान के साथ नहीं, तो ये तो हुकूमत की जानिब से कहना शायद वजह है कि अगर ये मामला सही रहते तो अहदाफ अगर पूरे नहीं होते तो कम से कम ब्रेक इवन कर लिए जाते। अब जाहिर है अगर पूरी दुनिया में हम देख रहे हैं तो पूरी दुनिया की जो मईशतें हैं वो इस वक्त तबाहली का शिकार हैं, तो फिर पाकिस्तान तो किसी सूरत बाहर नहीं हो सकता। यहाँ तो फिर भी अपॉर्चुनिटी थी, यहाँ तो फिर भी इजाज़त दी गई। ईद पे भी हमने देखा मिसाल के तौर पे कि जी निकलें लोग, बाहर जाएं, कारोबार करें, छाबड़ी वाले का सोचा गया, तो कोशिश तो की गई है हुकूमत की जानिब से, ऐसा तो नहीं है। देखिए कोशिश इसमें कोई शक नहीं है कि कोरोना वायरस की जहाँ तक आप बात करते हैं उसकी रोकथाम के लिए हुकूमत ने बड़े एक्शन लिए हैं और इवन इंडस्ट्रियों को बंद भी रखना पड़ा, इसके लिए हमें कारोबारों को बंद रखना पड़ा। लेकिन अब आगे हमें देखना यह है कि आगे हम क्या करते हैं। अब हमें आगे ग्रोथ ओरिएंटेड बजट जो है वो लेके आना चाहिए और ताकि इंडस्ट्री ग्रो कर सके, ताकि बिजनेस ग्रो कर सके इनके पास, ताकि ज्यादा से ज्यादा टैक्स आए हुकूमत के पास। तो इसी तरीके से हम ज्यादा तरक्की कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि बजट का ज्यादातर हिस्सा आप समझ लें कि 57.5% हिस्सा बजट का जो है वो सूबों के पास चला जाता है। तो सूबे जो हैं, अब मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि अब सूबे भी क्वेश्चनेबल हैं। हम लोग अब सूबों से भी ये पूछेंगे कि भाई आपके पास बजट का 57.5% हिस्सा आया है, जिस सूबे के पास जितना हिस्सा आया है, आपने ग्रोथ के लिए क्या किया, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या किया, आपने सेहत के लिए क्या किया, आपने तालीम के लिए क्या किया। अब तो मैं समझता हूँ कि अब जैसे कि अवेयरनेस अब हर इंसान में आ रही है और हमारी जो अवाम में भी अवेयरनेस आ रही है, अब तो सब मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ क्वेश्चनेबल होंगे कि अब हम लोग हमेशा बजट जब गुजर जाता है उसके बाद भूल जाते हैं। लेकिन मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि अब हम सबको इस पर नज़र रखनी पड़ेगी कि सूबाई हुकूमतें क्या कर रही हैं और वफाकी हुकूमत क्या कर रही है। ठीक है, ठीक है। अच्छा उमर साहब आप साथ ही रहिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें कि हम मिला जुला जो रद्दअमल है वो लें। और ज़ाहिर है क्योंकि आइंदा माली साल का जो बजट है वो कल पेश किया जाएगा और इस बजट में हम देखेंगे कि किस तरह से आदाद शुमार जो हैं वो सामने आते हैं। इक़्तिसादी सर्वे के आदाद शुमार पर ही हम बात करेंगे और इसके लिए हमें ज्वाइन किया है, वीडियो लिंक पर मौजूद हैं माहिर मईशत हफीज़ पाशा साहब। हफीज़ पाशा साहब बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। ये फरमाइएगा कि इक़्तिसादी सर्वे के जो आदाद शुमार सामने आ रहे हैं इसके मुताबिक किसी भी शोबे में हम देख रहे हैं कि हदफ पूरा नहीं किया जा सका, हुकूमत को टैक्स वसूली में शॉर्टफॉल का सामना करना पड़ा है। आइंदा बजट के लिए भी IMF का हम देख रहे हैं कि दबाव है, तो आप टैक्स हदफ के बारे में हुकूमत को क्या मशवरा देंगे, किस तरह से हुकूमत ये टैक्स हदफ पूरा करेगी? बातें तो हो रही हैं कि जी 5100 अरब जो है वो हदफ रखा गया और पूरा नहीं हो सका, तो किस तरह से होगा? इस साल फरवरी के महीने तक, यानी कि साल के पहले 8 महीने तक हमारे टैक्स की रेवेन्यू में अल्लाह के फजल से इजाफा होता रहा। अगरचे 17% था और टारगेट 31% था, मगर 17% भी काफ़ी मुनासिब इजाफा था। कोरोना के बाद बड़ी तेज़ी से रेवेन्यू में कमी आई है और अप्रैल के महीने में और मई के महीने में तकरीबन 20 से 25% कमी आई है पिछले साल के लिहाज से। ख्याल ये है कि पूरे साल भर में आपके रेवेन्यू में पिछले साल का जो लेवल था 3840 अरब, तकरीबन उतना ही होगा। इन हालात में जब शरह नमू आने वाले साल में मुश्किल से, गवर्नमेंट तो कह रही है 2.3%, मगर यूनाइटेड नेशंस और वर्ल्ड बैंक ये कह रहे हैं कि अगले साल भी आपका शरह नमू मनफी में रहेगा, यानी कि -1%, 1% कम होगा। इन हालात में आप मुझे बताइए कि अगर IMF ने टारगेट रखा है 5100 अरब अगले साल के लिए
और इस साल मुश्किल से 3,900 अरब आप कर पाएंगे, तो क्या एक साल में यह मुमकिन है कि 1,200 अरब का इजाफा हो, यानी कि 31%? ये सरासर, मैं इससे ज़्यादा सख्त अंदाज में बात नहीं कर सकता, गैर मुमकिन सी बात है। यह एक इर्रिस्पॉन्सिबल सा टारगेट है। पाकिस्तान किसी तरह से इन हालात में, जब शरह नमू आपके मनफी हो रहा है, कि आप 31% रेवेन्यू में इजाफा ला सकते हैं, तो लिहाजा हुकूमत को IMF से बातचीत करके कुछ मुनासिब टारगेट तय करना चाहिए। और पाशा साहब, ज़ाहिर है एक ऐसे हालात हैं जिसमें हम देख रहे हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पे 100 बंदा जो है वो जाँ भाग हो रहा है कोरोना से, और साथ साथ ये भी देख रहे हैं कि बेरोज़गारी की शरह उसमें भी इजाफा हुआ है। IMF की जानिब से तनख्वाहों में इजाफे की मुखालफत की जा रही है, तो इस बहरानी कैफियत में हुकूमत आवाम को किस तरह से रिलीफ दे सकती है? बस अब कल ही की बात रह गई है। सवाल ये पैदा होता है कि जब आपके मुल्क में बेरोज़गारी में बहुत तेज़ी से इजाफा हुआ है, अब आप ये देखिए कि ये कोविड-19 के आने से पहले हमारा अंदाज़ा ये था कि मुल्क में तकरीबन 50 लाख हमारे मज़दूर बेरोज़गार हैं। अब अंदाज़ा ये है कि पिछले 3 महीने में हालात ख़राब होने की वजह से पहले तो लॉकडाउन किया गया, और अब भी काफ़ी हद तक आपके सनती पैदावार कमी आई है, तकरीबन 20 से 35% कमी आई है मुख्तलिफ सेक्टर्स में। तो बेरोज़गारी जो है वो मेरे ख़्याल से, हमारा एस्टिमेट ये है कि तकरीबन 70 लाख लोगों का बेरोज़गारी में इजाफा हुआ है, यानी कि इस वक्त पाकिस्तान में 1 करोड़ 20 लाख लोग बेरोज़गार हैं। तो हमें अपना तवज्जो उन लोगों पे रखना चाहिए जो बेरोज़गार हैं। अल्लाह के फजल से जो मुलाजिम हैं गवर्नमेंट में, उनकी तनख्वाहें तो हर महीने उन्हें मिल रही हैं और उनके नौकरियों में कोई ख़तरा नहीं है। तो इस साल अपने भाई बहनों के लिए उनसे हमें ये एक्सपेक्ट करना चाहिए, गुजारिश करना चाहिए कि देखिए इस साल आपका जो इजाफा होता रहा है वो इस साल हम कोशिश कर रहे हैं कि ये जो इजाफे है उसको हम डाइवर्ट करें और उन लोगों को दें जो हमारे अपने मुल्क के लोग हैं जो बेरोज़गार हैं। मैं समझता हूँ ये मुनासिब प्रायोरिटी होगी। ठीक है सर। पाशा साहब, आपने जो आदाद शुमार दिए ना, इस पर थोड़ा सा हुकूमत की जानिब से कुछ डिफरेंस है, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ, लेकिन मैं ज़रा पहले उमर रेहान साहब की तरफ एक दफ़ा फिर चला जाऊँ, आप साथ ही रहिएगा। उमर साहब, हम इस चीज़ को कैसे बैलेंस करें कि ज़ाहिर है कोरोना आया, उसमें जो मसाइल सामने आए, हुकूमत ने क्लेम किया कि हमने पाकिस्तान की तारीख का हुकूमत ने सबसे बड़ा पैकेज दिया है, ग़ालिबन $8 अरब का जो है वो पैकेज दिया है। तो एक तरफ हम ये देख रहे हैं कि इंटरनेशनल जो कम्युनिटीज़ हैं या जो बैनुल-अक़वामी इदारे हैं जिनको हमने कर्ज़ लौटाने होते हैं, वहाँ से रिलीफ मिल रहा है, G20 ममालिक हों, IMF हो, वहाँ से रिलीफ मिल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ बेरोज़गारी में भी इजाफा हो रहा है। तो इसको कैसे फिर बैलेंस किया जा रहा है? देखिए, ये तो हुकूमत का काम बनता है कि अब ऐसे प्रोजेक्ट्स लाएं। ये बजट में मैंने पहले भी ये बात की थी कि ग्रोथ ओरिएंटेड बजट हो, तो इसका ये मतलब है कि ऐसे प्रोजेक्ट्स लाएं जिससे एम्प्लॉयमेंट हमारे मुल्क में पैदा हो। तो इस वक्त मैं पाशा साहब की बात से बिल्कुल एग्री करूंगा कि अनएम्प्लॉयमेंट की जो सिचुएशन है वो दिन ब दिन खराब होती जा रही है, और ये जो इन्होंने इतना बड़ा टारगेट रख लिया है, मैं भी ये जैसे कि ये अभी पाशा साहब ने बताया कि 17% जो है कलेक्शन इनकी पिछले साल से बढ़ के आ रही थी, 8 माह की जो इनकी परफॉर्मेंस थी, लेकिन उसके लिए भी हुकूमत को बड़े गैर मकबूल फैसले करने पड़े, जैसे शनाख्ती कार्ड की शर्त लगानी पड़ी, और आपके सामने रियल एस्टेट सेक्टर का क्या हाल हुआ कि पूरे पाकिस्तान की 50,000 की लिमिट की बात हुई कि 50,000 रुपए लिमिट जो है ना वो तय हुई। जी 50,000 की लिमिट की बात। तो इस तरह के गैर मकबूल इन्होंने फैसले किए जिससे मार्केटों में लिक्विडिटी का शॉर्टफॉल आ गया, और उससे बड़े जो है वो कारोबारी जो स्पेशली जो इंडस्ट्रियलिस्ट था, जो लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट था, जो जीडीपी का आप समझ लें कि 70-80% जिसकी कंट्रीब्यूशन थी, वो बड़ा हर्ट हुआ है इन चीज़ों से। तो इतने बड़े कॉम्प्रोमाइज़ करने के बाद भी, खैर बाद में आपके सामने ये जो कोरोना के हालात पैदा हो गए, लेकिन अभी भी हुकूमत को इस तरह के फैसले करने चाहिए, इनको मशावरत करनी चाहिए कि इंडस्ट्री को कैसे हमें दोबारा रिवाइव करना है,
कि जिस तरह ये अभी जो इन्होंने ये पैकेज दिया था स्टेट बैंक ने, रीफाइनेंस स्कीम जो दी थी, तो ये इस रीफाइनेंस स्कीम का ज़्यादा फ़ायदा जो है वो बड़ी इंडस्ट्रियों ने उठाया। जैसे कि उन्होंने बोला कि 92 बिलियन रुपीस हमने इसमें। उमर साहब, कौन सा फ़ायदा? एक आम सारिफ को तो कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा। अगर एक आम सारिफ जिसने बैंक से लोन लिया हुआ है या होम फाइनेंस की हुई है उसने, तो उसको तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि वो जब कॉल करता है रिलीफ लेने के लिए कि जी मुझे स्टेट बैंक ने जो रिलीफ दिया है वो दें, तो उसको कहते हैं ठीक है जी आपने 6 महीने का रिलीफ लेना है, साल का लेना है, ले लीजिए। लेकिन पता ये चलता है कि आपको जो मार्कअप है वो तो पे करना ही पड़ेगा। अगर किसी की किस्त 1 लाख रुपए जा रही है तो उसको 80,000 रुपए तो हर महीने मार्कअप पे करना ही करना है। तो फिर 1 साल वो अपना वो बढ़ाए क्यों, किसी से उधार लेके दे दे फिर वो? देखिए, ये तो इंडस्ट्रियों ने कॉम्प्रोमाइज किया है, उन्होंने लोन लिया है, ये भी दारों ने अपने ऊपर लोन चढ़ा के तनख्वाह 4% के ऊपर, और फिर वो कह रहे हैं कि 3 महीने बाद आपने रिटर्न भी करना है उसको। जी 6 महीने का इन्होंने टाइम दिया है, जिसमें टोटल ओवरऑल तकरीबन 1.5 साल में। लेकिन इसका भी फायदा एसएमई तो उठा ही नहीं सका। हमारे मुल्क में 70% तो एसएमई है, तो एसएमई तो इसका फायदा नहीं उठा सका। तो अभी तक हमें प्रैक्टिकली हुकूमत की तरफ से इन्होंने $8 बिलियन का बोला जी हमने इतना दे दिया, तो ये ठीक है। उन्होंने 12-12 हज़ार रुपये इन्होंने अवाम में बांटा, वो गरीबों में बांटा, बड़ी अच्छा है इनका ये इक़दाम था। लेकिन प्रैक्टिकली अभी तक ना देखें बिजली के बिल कम हुए हैं, ना गैस की इन्होंने कमी की है कीमतों में, पेट्रोलियम कहाँ से कहाँ आ गया, लेकिन फिर भी अवेलेबल ही नहीं है सर, दस्तियाब नहीं है। अच्छा उमर साहब साथ ही रहिएगा। जो आपने भी बात की अनएम्प्लॉयमेंट की और इससे पहले हफीज़ पाशा साहब भी कर रहे थे, तो पाशा साहब की तरफ आते। पाशा, आप कह रहे थे कि सर 70 लाख अफराद बेरोज़गार हुए हैं, लेकिन यानी जो अंदाज़ा है, लेकिन वजारत ख़जाना ने सेनेट में जो जवाब जमा कराया है उसके मुताबिक 30 लाख अफराद बेरोज़गार होंगे। तो सर पाशा साहब ये बताएं कि क्या हुकूमत आदाद शुमार आपके ख्याल में छुपा रही है, और बेरोज़गार होने वाले अफराद के लिए क्या इक़दामात किए जाने ज़रूरी हैं, जैसे कि उमर साहब भी फरमा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि किस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट को रोका जाए, क्योंकि रोज़ाना की बुनियाद पे हम देख रहे हैं कि लोग जो है वो बेरोज़गार हो रहे हैं। मैंने आपको पहले ये कहा था कि हमारा अंदाज़ा ये है कि बेरोज़गारी में 30 नहीं तकरीबन 70 लाख का इजाफा है। और इसमें आप ये देखिए कि छोटे छोटे इदारे हैं जिसे हम अंग्रेज़ी में SMEs या मीडियम एंटरप्राइजेस कहते हैं, सबसे ज़्यादा नुकसान उन्हें हुआ है, इसलिए कि बरामदात में 50% लगभग कमी आई और कुछ SMEs के प्रोडक्शन में और एक्सपोर्ट में 70% की कमी आ चुकी है। इन हालात में हुकूमत को अपने बजट में 2-3 चीज़ें नुमाया तौर पर करना है। एक तो मैंने पहले जिक्र कर दिया कि जो पैसे आप बचाएंगे तनख्वाह ना बढ़ाने की वजह से, वो आप जो बेरोज़गार लोग हैं उनको रिलीफ कम से कम उस तरह से तो पहुंचाएं। दूसरी तरफ आपने एक बहुत मुनासिब एहसास या बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख घरानों को 12,000 रुपये आपने दिए। ये बहुत शानदार और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का एक बेहतरीन प्रोग्राम था। मेरा अंदाज़ा ये है कि कम से कम इसको अगले साल काफ़ी हद तक जारी रखना पड़ेगा। तीसरी बात यह है कि आपके बरामदात जो बहुत ही बुरी तरह से मुतासर हो चुके हैं, जिस तरह मैंने अभी फरमाया, तो आपको अब इंसेंटिव देने हैं हमारे बरामदात को बढ़ाने के लिए। उसके लिए आप कम से कम इस साल तो ये करिए कि जो आपने ज़ीरो रेटिंग की स्कीम वापस ले ली थी इस बजट में, उसे वापस अगले साल के बजट में ले आएं, और जिस हद तक कोशिश हो सके आप इंसेंटिव दें। आपने कंस्ट्रक्शन सेक्टर को तो इंसेंटिव दिया है, मगर उसका पाकिस्तान के अंदरूनी हालात से ताल्लुक़ है। ज़्यादा परेशानी यह है कि बाहर की दुनिया के हालात इस हद तक ख़राब हो चुके हैं, उनको टैकल करने के लिए हमें कम से कम अपने एक्सपोर्ट्स को और इंसेंटिव्स देना चाहिए। इंशाअल्लाह अगर हम बजट मुनासिब सा लाते हैं जिसका रुझान गरीबों पर है, एक्सपोर्ट्स पर है, बेरोज़गारी की कमी की तरफ है, तो आहिस्ता आहिस्ता हमारा प्यारा मुल्क आगे फिर से आगे जा सकता है। हम सब की ये दुआ है। पाशा, बड़ा वैलिड पॉइंट आपका है। हमें मुजम्मिल असलम साहब ने भी ज्वाइन कर लिया है। आप भी माशी तज्ज़ियाकार हैं और काफ़ी अरसे से इस शोबे को देख रहे हैं।
मुजम्मिल भाई फरमाइएगा, जो इक्तसादी सर्वे रिपोर्ट सामने आई है वो तो बड़ी अजीब सी है या अलार्मिंग है कि उसमें जो भी टारगेट रखे गए थे वो पूरे नहीं हुए। वो हम ज़राई शोबे की बात करें, हम सनती शोबे की बात करें, इसके अलावा अगर हम लाइव स्टॉक की बात करें, माइनिंग की बात करें, मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, हर जगह पर जो है वो नेगेटिविटी दिखाई दे रही है। अगर कुछ पॉजिटिव है तो वो सिर्फ और सिर्फ कोरोना के केसेस ही पॉजिटिव हैं। देखिए, बात ये कि आपने भी बात बिल्कुल सही कही, लेकिन मैं आपको थोड़ी सी इक्तिसादी सर्वे की हकीकत बता देता हूँ। कभी भी इक्तिसादी सर्वे में जो नंबर आते हैं वो नंबर अपनी जगह पे कायम नहीं रहते, वो अगले साल तब्दील हो जाते हैं। तो हो सकता है कि इसको जो पोजीशन दिखाई हो इससे और बुरे हो जाए नंबर जब वो अगले साल इक्तिसादी सर्वे आ रहा हो। तो इस साल के नंबर 1। नंबर 2, इक्तिसादी सर्वे में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसका शुमारियात नहीं किया जाता, अंदाजे से लिख दी जाती है। मिसाल के तौर पे आपने बोला लाइव स्टॉक, फिर इसके अलावा स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, ये अंदाजे से आर्बिट्री नंबर लिख दिया जाता है। तो अब मुझे एक बात बताएं कि जब पहले हमारे मुल्क में 5% GDP ग्रोथ होती थी, तो उस साल हमारे जो इक्तिसादी सर्वे में हम लाइव स्टॉक की जो है ना ग्रोथ 7-7%, 8-8% डाल देते थे। छोटे कारखाने की ग्रोथ अगर 3% आ रही, बड़े की 3 आ रही है तो छोटे की 7.5 डाल देते थे। तो ये इक्तिसादी नंबर, ये जो सर्वे में जो नंबर है, ये बहुत सारे जैसे कहते हैं कि लेकिन ठीक है, ये बड़ा अच्छा आपने पॉइंट बताया है, लेकिन इसमें जो बैनुल अक़वामी इदारे हैं वो जो फिगर्स देते हैं वो फिर मुख्तलिफ क्यों होती हैं? क्या वो एक्यूरेट होती हैं? क्योंकि अगर पाकिस्तान में कहा जा रहा होता है कि जी यहाँ तो शरह नमू 3.8% रही है, 3.9, तो वो कहते हैं नहीं नहीं रुके 1 मिनट, ये 3.89 नहीं थी, ये तो 2.4 थी, 2.5 थी। देखिए, उनकी सोर्स भी हमारे ही इदारे होते हैं, उन्होंने कोई पाकिस्तान में अपना डाटा कलेक्ट नहीं करते, वो भी हमारे ही इदारों का नंबर लेते हैं एट दी एंड ऑफ द डे। दूसरी चीज देखिए, एक चीज मैं मुस्बत कहूँगा इन सारी चीजों में, वो ये कहूँगा कि हमारा जो एग्रीकल्चर है ना वो मंथली में नहीं गया इस साल ग्रोथ। और एग्रीकल्चर जो है ना बेसिकली उससे 2-3 फायदे हैं। एक तो आपकी जो है सबसे ज्यादा मुल्क में एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर में है। दूसरा, एग्रीकल्चर अगर आप इसका मतलब ये कि आपके मुल्क में खाने पीने का सामान पिछले साल के मुकाबले ज्यादा बेहतर तरीके से मुहैया है। ठीक है, अब आपको हिट पड़ी है, वो पड़ी खिदमात के शोबे में और मैन्युफैक्चरिंग के शोबे में। मैन्युफैक्चरिंग के शोबे में जो आपको हिट पड़ी वो आपने 5,500 रुपये का टैक्स पिछले साल जो है IMF के कहने पे लगाया था, उससे आप पूरे साल लड़ाई करते रहे कारखानेदार वालों से और सारों से, जिसकी वजह से मुल्क में मजबूरी तौर पर टैक्स ज्यादा रखने की वजह से जो है हमारे कारखानों की पैदावार कम हुई और खिदमात भी जो है उसी तरीके से हिट हुई। फिर आखिरी में तो ये 3 महीने थे हमारे कोरोना के, वो बहुत ही जिसे कहते हैं तकलीफ देते हैं। कोरोना की वजह से पाकिस्तान में जो अभी तक तकलीफें आ रहे हैं, पाकिस्तान का तो नुकसान हुआ है। अगर आप दुनिया से मवाजना करें तो पाकिस्तान का नुकसान कोरोना की वजह से इतना बड़ा नहीं हुआ। तो आने वाले दिनों में मैं उम्मीद कर सकता हूँ हुकूमत को ये 3 सेक्टर्स पे तवज्जो देने की जरूरत है। ये बड़ा आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है मुजम्मिल भाई, ये आपके साथ ज़रा मजीद भी इस पर बात करेंगे, क्योंकि जो मामलात कोरोना ने बिगाड़े तो रही सही कसर जो थी वो फिर टिड्डी दल ने भी पूरी कर दी। अब ये भी कहा गया जी कपास की पैदावार कोई 10 से 12% जो है वो कम हुई है। ज़ाहिर है वो नुकसान होता है, वो डायरेक्टली रिलेटेड है हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री से। ये सारी बातें करनी है और फिर क्या होता क्या है आखिर, अगर ये कोरोना से नहीं है तो फिर इसमें क्या इंतज़ामी नाअहली है, हुकूमती नाअहली है, बात करेंगे। लेकिन एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। आइंदा साल का जो बजट है वो कल पेश होने जा रहा है और इस सिलसिले में आज इक़्तिसादी सर्वे की रिपोर्ट पेश की जा रही है, वज़ीर आज़म को पेश कर दी गई है। आदाद शुमार भी सामने आ गए हैं और बज़ाहिर यही लग रहा है कि कोई भी हदफ जो है वो पूरा नहीं हो सका। अगर हम कंपैरिजन करें 2019 का 2020 से तो कुछ कीमतें हैं, कुछ आदाद शुमार जो हम आपके सामने रख रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जून 2019 में अगर हम बिजली की फ़ी यूनिट कीमत की बात करें तो ये 10 रुपये 20 पैसे थी, 10 रुपये 20 पैसे, और ये कीमत जून 2020 में 12 रुपये 13 पैसे फ़ी यूनिट हो गई है। तो ये एक डिफरेंस है जो कि हम आपसे शेयर कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम गैस की बात करें तो गैस जून 2019 में उसकी कीमत फ़ी MMBTU 121 से 1460 रुपये थी, 1460 रुपये। लेकिन यही जून 2020 में जो कीमत थी ये
21 से 1460 रुपये। तो ये जो है वो डिफरेंस बहरहाल इसमें कुछ देखने को नहीं मिला। पेट्रोल की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पेट्रोल में जी क्या डिफरेंस आया जून 2019, ठीक है, जून 2019 में इसकी कीमत थी 112 रुपये 68 पैसे। बहुत महंगा था पेट्रोल, लोग परेशान थे। लेकिन यही कीमत अब जो ये महीना चल रहा है इस वक्त करंट इसकी जो कीमत है वो 74 रुपये 52 पैसे है। पेट्रोल की कीमत 74 रुपये हो गई है, लेकिन पेट्रोल मिल नहीं रहा। ये भी आपको पता है, सबसे बड़ा मसला यही है कि कोई चीज़ सस्ती हो जाए तो वो फिर मिलना जो है वो बंद हो जाती है। अगर हम सोने की बात करें यानी गोल्ड की बात करें तो जून 2019 में इसकी कीमत थी 112 रुपये 68, माफ़ कीजिएगा 76,000 रुपये फ़ी तोला। 76,000 रुपये आप देख सकते हैं, 76,000 रुपये फ़ी तोला इसकी कीमत थी। लेकिन यही जो कीमत है 2020 में कहाँ तक पहुँच गई, 93,300 रुपये फ़ी तोला। तो इसमें जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो इजाफा हुआ है, बहुत तेज़ी के साथ इजाफा हुआ है। ये एक साल के फ़िगर हैं। तो बहरहाल आदाद शुमार हैं ये जो कि हमने आपके साथ शेयर किए हैं। अब कल देखते हैं कि किस तरह से इस बजट को पेश किया जाता है और इसमें आम आदमी के लिए, गरीबों के लिए क्या कुछ रखा जाता है। अगर हम अपोजिशन की बात करें तो अपोजिशन की रुकन कौमी असम्बली आयशा गौस पाशा, इन्होंने बजट को हकीकत से मुतसादिम करार दिया है। और कौमी असम्बली में जब वो इज़हार ख्याल कर रही थी तो उन्होंने कहा कि NEC ने बताया कि आइंदा साल ग्रोथ रेट 2.1% होगा। जब दुनिया नेगेटिव की तरफ जा रही है तो उनका ये सवाल है कि आप किस बुनियाद पर ग्रोथ रेट बता रहे हैं। हुकूमत जवाब दे कि किसकी आंखों में धूल झोंकी जा रही है। उन्होंने क्या कहा, उन्हीं की ज़बानी सुन ली जाए। नेशनल इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ने कल डिसीजंस दिए हैं। अब ज़रा मजाक देखिए हमारे साथ क्या हो रहा है। उसमें ये बताया जा रहा है हमें कि अगले साल इकोनॉमिक ग्रोथ रेट 2.1% होगी। जनाबे स्पीकर, जब आपकी इकोनॉमी सारी दुनिया के लिए नेगेटिव जा रही है, नेगेटिव, इंडस्ट्री बंद हो रही है, सारी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ख़त्म हो रही है, लोकस्ट का अटैक है, सारा एग्रीकल्चर ख़त्म हो रहा है, आप उस पर ज़ाहिर है अपोजिशन की जानिब से सवाल उठाए जा रहे हैं। अब जब कल बजट पेश होगा तो उसमें देखेंगे कि अपोजिशन किस तरह से अपना जो मौक़िफ़ है वो पेश करती है। इस वक्त ज़्यादातर अपोजिशन के अरकान हैं वो कोरोना की वजह से क्वारंटीन हुए में, रद्द-ए-अमल तो आएगा लेकिन ज़ाहिर है ट्विटर या फिर किसी और सोर्स से आएगा। इस बारे में हम आने वाले दिनों में भी और आज भी हम मुख्तलिफ ज़रियों से आपको बताते रहेंगे, ट्रांसमिशन भी हमारी जारी रहेंगी। फ़िलहाल इतना ही, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हेडलाइंस के साथ आएंगे।